सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्टर्स। मेरे साथ स्टूडियोज़ में हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं। आज की जो ख़बरें हैं उसमें दो तरह की हैं। एक तो IMF के साथ जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद जिस तरीके से हुकूमत ने शोर मचाया, धमालें, लुडियाँ, बल्कि हमने एक वज़ीर को तो देखा नहर में छलांग लगा रहा है, डुबकियाँ भी लगा रहे हैं, बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो एक दफ़ा तो मैं भी ये समझने पर मजबूर हो गया कि ये कोई बहुत बड़ा हमें को पाकिस्तान को अनमोल तोहफ़ा मिल गया। 23 दफ़ा प्रोग्राम IMF का पाकिस्तान में आ चुका है, कभी मुकम्मल नहीं हुआ, ये भी मुकम्मल नहीं हुआ। और जहाँ पर भी IMF गया उसने उड़ा के रख दिए वहाँ की इकॉनमी और करेंसी को। लेकिन यहाँ पर हमारा अगर मीडिया में देखूँ तो सारे दिन से एक शोर मचा हुआ है। आज सुबह स्टॉक मार्केट का शोर भी मचा दिया गया। इंटर बैंक यानी बैंक बंद हैं, डॉलर के रेट को इसहाक डार साहब ने एक ट्वीट कर दिया कि जी वो 270 पे अवेलेबल है। मैंने ख़ुद मार्केट में फ़ोन किया कि यार $100 चाहिए, तो कोई बंदा 282-83 से कम पे बात नहीं कर रहा था। लेकिन वो जो वज़ीर ख़जाना साहब और उनके हवारी और वो जो लोग साथ हैं उनके धमालें डाल रहे हैं, लुडियाँ डाल रहे हैं कि जनाब पता नहीं पाकिस्तान ने क्या मार्का मार लिया। तो एक तो ये स्टोरी है, इस पर डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे कि ये एक IMF जहाँ पर भी गया है ना वहाँ पर ग्रोथ तेज़ होती है, ना वहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म होती है, ना करेंसी जो है उस मुल्क की वो बेहतर होती है। तो ये क्यों हम इतना वावेला मचा रहे हैं, बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? और स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से नीचे जाने से मेरा और आपका किसी गरीब आदमी का क्या फ़ायदा? वो जो सट्टेबाज वहाँ पे बैठे हैं जिनको फ़ोन कर कर के इसहाक डार साहब ने कहा कि इतने शेयर्स ख़रीद लो, इतने पॉइंट ऊपर चली जाएगी, इतने नीचे आ जाएगी, उसका आप क्या और मेरे से क्या ताल्लुक़? क्या किसी गरीब के बच्चे को नौकरी मिलेगी इससे? ये एक तो हम ये है। दूसरा पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है वो नवाज़ शरीफ साहब अब दुबई से सऊदी अरब जा रहे हैं। पहले ये ख़बरें आई थी कि वो दुबई से लंदन वापस चले जाएंगे, अब ये पता चला है कि वो 2 हफ़्ते रुकेंगे वहाँ पर और बड़ी अहम मुलाकातें तय हैं। फिर समझ नहीं आ रही कि अगर तय हैं तो 2 हफ़्ते क्या करेंगे वहाँ पर। लेकिन हो सकता है कोई तरला प्रोग्राम हो, कोई नया तरला प्रोग्राम हो, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी के ज़राए और बहुत सारे दूसरे ज़राए ये बताते हैं कि दुबई में कोई किसी तरह की चीज़ें तय नहीं हो सकें और इलेक्शन कब होना है, केयर टेकर्स कौन होंगे, क्या सीट एडजस्टमेंट होनी है या नहीं, ये चीज़ें जो हैं अभी तक तय नहीं हुई। लेकिन अभी उधर तो तय नहीं हुई, अब एक नया कटा खुल गया है। वो ये है कि अलीम खान साहब ने ये ऐलान कर दिया कि जहांगीर तरीन साहब हमारे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। तो ये जो PTI से लोग जो आ रहे थे और जहांगीर तरीन साहब के साथ जो मिले आके, अलीम खान साहब के साथ मिले आके, और अब ख़बरें फीड की गई हैं मुस्लिम लीगी ज़राए की तरफ से कि कोई 35-40 और लोग इनके साथ मिलने वाले हैं। तो वो जो एक प्रेशर ग्रुप तो अब ये नहीं रहा। तो अब तो ये नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के सामने एक सीरियस एक मामला आ गया है कि जनाब जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब, ये तो आपको पता है दोनों खान साहब की ATM के तौर पर मशहूर थी, पैसे की कोई कमी नहीं है, जहाज़ भी अपने हैं, भर भर के मेंबर भी ला सकते हैं। तो ये एक बड़ा अजीब मामला हो गया सियासी तौर पर कि एक नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए एक नई चीज़ जो है वो इससे खुल जाएगी। तीसरी एक पॉलिटिकल जो अहम जो डेवलपमेंट लाहौर में हो रही है वो ये कि वो चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुलाकातें जो हैं परवेज़ इलाही साहब से, वो नाकाम अभी तक साबित हुई हैं। परवेज़ इलाही साहब किसी तरह से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं मैं जहाँ पर खड़ा हूँ मैं PTI के साथ हूँ, मैं PTI के साथ रहूँगा। ये पहला मौका है कि चौधरी शुजात साहब की जो गुफ्तगू है वो परवेज़ इलाही साहब की समझ में नहीं आ रही। वैसे तो अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने कोई 40-50 दफ़ा चौधरी शुजात साहब के घर खाना खाया हुआ है, उनको चौधरी साहब की ज़बान बहुत अच्छी तरह आती है, समझ में आ जाती है कि चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन परवेज़ इलाही साहब की समझ में ये बात अभी तक जो चौधरी शुजात जो अपने बेटे चौधरी शाफे के साथ जाके उन्हें कह रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब ने उसको ना सुना है ना उसको माना है।
और वो वहीं पर खड़े हैं और बताया ये जाता है कि इसमें चौधरी परवेज़ इलाही ये फ़ैसला कर चुके हैं कि मोनस इलाही साहब करेंगे फ़ैसला। जहाँ पर रखा गया चौधरी साहब को वो कोई इतनी आसान जगह नहीं है, बड़ी मुश्किलें, बड़ी सौबतें, और वो 78 ईयर्स हैं भाई उनका, वो उनको स्टंट भी पड़े हुए हैं और भी उनको बहुत सारी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, कमज़ोर भी हैं, लेकिन वो जो पीडीएम की हुकूमत जो उन्हें ताकत के ज़रिए हटाना चाहती है वो उससे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल पीटीआई के बहुत सारे लोग जिन्होंने बड़ी मौज उड़ाई 3, साढ़े 3, 4 साल, तो वो अचानक ही उनको अपनी क़यादत के बारे में बहुत कुछ नज़र आने लग गया और वो तो चंद घंटे बर्दाश्त नहीं कर सके और भाग के चले गए। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है चौधरी परवेज़ इलाही साहब जेल में हैं और वो बिल्कुल किसी तरह का भी जो दबाव है उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। उनकी क्या सूरत हाल है, क्या बातें हैं, जेल में कैसे रखा गया, तजम्मुल नुमाइंदे हमारे साथ हैं लाहौर से टेलीफोन लाइन पर। पहले इनसे बात कर लेते हैं, फिर डॉक्टर सलमान शाह साहब की तरफ चलेंगे। जी तजम्मुल, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, वालेकुम सलाम, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। तजम्मुल साहब, जो खबरें आ रही हैं उसमें परवेज़ इलाही साहब एक सॉलिड रॉक की मानद, एक चट्टान की मानद खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल किसी तरह से भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और शुजात साहब को जवाब दे दिया है। और अब वो जो शुजात साहब के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो मान जाते हैं, मोनस नहीं मानते। मेरा नहीं ख्याल कि कहानी ऐसी है, दोनों बाप बेटा इस बात पर डटे हुए हैं कि वो साथ नहीं छोड़ेंगे पीटीआई का। आपके पास क्या इत्तलात हैं तजम्मुल? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ये कहा है कि वो साथ नहीं छोड़ेंगे, तो जो चौधरी शाफे हुसैन से जो हमारी मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, इस हवाले से खासतौर पे जो उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आई, वो उससे यही ज़ाहिर होता है कि चौधरी शुजात और उनके जो बेटे हैं, इनकी कोशिश तो पूरी है कि ये चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनको किस तरह से तोड़ के जो है वो वापस जो है वो अपनी जमात में वापस ले आए। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने जो दो मुलाकातें हुई हैं चौधरी शुजात की, एक तो ये चंद रोज कबल हुई है और एक इससे पहले भी जो एक मुलाकात हुई थी, तो उसमें भी जो लुबे लुबाब था इन दोनों मुलाकातों का वो यही था कि आप जो है वो तरीक इंसाफ को छोड़ दें और आप हमारे साथ वापस आ जाएं। लेकिन इस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही ने जो मौक़िफ़ दिया है, जो उनका ये कहना था कि वो कतई तौर पर अब वापसी के जो जितने भी रास्ते हैं वो बंद कर चुके हैं, कश्तियाँ जो हैं वो अपनी जला चुके हैं। और साथ में उन्होंने ये भी जताया चौधरी शुजात हुसैन को कि मैंने इस उम्र में और इस जो मेरी सेहत की सूरत हाल है, इसके साथ मैंने जितनी तकलीफें और जो सोबतें हैं वो मैंने बर्दाश्त कर ली है, तो उसके बाद अब वापस आने का जो रास्ता है वो बिल्कुल भी नहीं बनता। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो भी सियासी फैसला होगा वो अब मोनस इलाही के साथ जो मशावरत है उसी के से जो है वो अपने अगला सियासी जो है उसका फैसला करेंगे। लेकिन ताहाल जो उनका जो फैसला है वो यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहेंगे और इस दौरान जो पेशियों के ऊपर भी वो आते रहे या उनसे जो मुलाकात किसी की भी हुई तो उन्होंने यही पैगाम भिजवाया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उन्हें कि वो डटे हुए हैं और बिल्कुल ठीक हैं। इस तरह इस हवाले से जो किसी भी किस्म की कोई अफवाह आती है या कोई बात आती है तो उसके ऊपर यकीन नहीं रखना। हम अपने जो काज के साथ हम डटे हुए हैं, हम 1 इंच भी जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन चौधरी शुजात की जानिब से जो है वो बार बार तजम्मुल थोड़ा सा ये बताइए कि इससे पहले कई पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो ये शिकायत करते रहे हैं कि जेल में हमें जब ले जाते हैं तो वहाँ पर जो कोई ऐसी जगह जहाँ पर सख्ती ज़्यादा है, मसलन जैसे जहाँ सज़ाए मौत के कैदियों को रखा जाता है या जहाँ पर कमरे जो हैं या हालात बड़े सख्त होते हैं वहाँ पर रखा जाता है। कुछ इस हवाले से आप बता सकते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को जेल के अंदर जो है वो कैसे रखा गया है? और क्योंकि जब वो बाहर आए पीछे 1-2 दफ़ा अदालत में पेश होने के लिए, तो जो उनकी हालत थी उससे तो ऐसा लग रहा था कि सूरत हाल अंदर बहुत ख़राब है। आपके पास क्या इत्तलात है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया सूरत हाल वाकई बड़ी ख़राब थी और उन्हें वो सहूलियात मुयस्सर नहीं थी जो कि इस लेवल का जो कैदी है, जो कि साबिक वज़ीर आला भी रहा हो और जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहा हो, उसके लिए जो सहूलियात हैं वो जो एक पैरामीटर तय किए गए हैं कानून के मुताबिक, वो सहूलियात जो हैं उन्हें नहीं मिल रही थी। लेकिन जो पहली मुलाकात हुई थी चौधरी शुजात की चौधरी परवेज़ इलाही के
के साथ, तो वो शायद उन्होंने वो बर्फ को पिघलाने के लिए ये इकदाम करवाया थे, या जो भी उनका जो पेश नज़र था कि उन्हें बी क्लास की जो जेल में रखने के लिए जो अहकाम थे वो फौरी तौर पे एक ही रोज में जो है वो सादर हुए थे और उन्हें बी क्लास में जो है मुंतकिल किया गया था। लेकिन चौधरी परवेज इलाही की जानब से जो उनकी जो सूरत हाल है, हालांकि उसी हवाले से मोनस इलाही ने भी और उनकी जो अहलियाँ हैं उन्होंने भी वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया था। मोनस इलाही ने ट्वीट किया था कि हमें उनसे जो है वो मिलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें जो है वो सहूलियात जो है वो फराहम नहीं की जा रही जो उन्हें कानून के मुताबिक जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही चौधरी शुजात उनसे उनकी मुलाकात हुई, जो पहली मुलाकात थी, तो उसके बाद उन्हें जो बी क्लास है वो दे दी गई थी। लेकिन दूसरी जानब अगर जैसे कि आपने ये बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा जो कि दौरे इक़्तिदार में इक़्तिदार के जो मज़े हैं वो लूटते रहे और उन्होंने खूब इंजॉय किया, लेकिन वो जो है वो जब उनके ऊपर ये तकलीफ़ें और ये मुसीबतें आई तो चौधरी परवेज इलाही की तरह वो साबित कदम जो है वो नजर नहीं आ सके। अच्छा, ठीक है। एक बात और मैं एक अभी शॉर्ट एक चलवाना अभी हम चलाते हैं। अलीम खान से गुफ्तगू है वो हम सुनवाते हैं और फिर आप हमें बताइएगा कि ये जो एक सिचुएशन है इसने तो लाहौर में यकीनन एक सीन क्रिएट किया होगा, इसलिए कि जहांगीर तरीन साहब के बारे में नून लीग के लोग, नून लीग के जो लीडरान हैं वो ये कह रहे थे कि वो उनके साथ हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे और जहांगीर तरीन साहब के लोग जो हैं और हम लोग मिल के इंतखाब लड़ेंगे। तो लेकिन अभी जो अलीम खान साहब ने ऐलान किया है कि कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं, वो तहरीक इस्तेकाम में पाकिस्तान के वो प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने ये भी कह दिया है कि जहांगीर तरीन साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। आइए ज़रा सुनते हैं अलीम खान साहब ने क्या कहा। अच्छा, अब तजम्मल ये ख़बरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोग इनके साथ शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि जब ये बात आई थी कि ये पीडीएम के साथ एडजस्टमेंट करेंगे तो नेचुरली बहुत सारे लोग रुक गए, इसलिए कि पीएमएलएन के पास तो पंजाब की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अपना उम्मीदवार है। अगर ये लोग आते हैं तो फिर किसको टिकट मिलेगा, किसकी सीट एडजस्टमेंट होगी, तो वो सिलसिला भी रुक गया था और ये भी अपना इलाज कराने, खून तब्दील कराने ये बाहर चले गए थे। अब सेहत याब होकर वापस आ गए हैं, लगता है कि हर तरफ से सेहत की नवीद इन्हें मिली है। तो ये बताइए कि ये तो एक लम्हा फिक्रिया नहीं है नून लीग के लिए कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। यहाँ पे मैं मतलब ये बात एक कहना चाहूँगा कि जब से तरीके इस्तेहकाम जो पार्टी है ये वजूद में आई है तो पहले दिन से ही जो तरीके इस्तेहकाम से जो वाबस्ता लोग थे, अलीम खान और जो दीगर इनके स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने पहले दिन से ही ये बात कही थी कि वो किसी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट अभी नहीं करेंगे। हालांकि नून लीग की जानब से जैसे अताउल्लाह तारड़ का एक बयान सामने आया था और दीगर भी लोग वो यही कह रहे थे कि इस्तेहकाम जो पार्टी बनी है ये हमारे साथ हैं, हम इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन तरीके इस्तेहकाम पार्टी की जानब से हर लम्हे पे यही बात कही गई कि वो किसी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग रुक गए थे, इसी वजह से लोग रुक गए थे क्योंकि जो अब ये नॉर्मली वही लोग हैं जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे, लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद जैसे जैसे वो लोग सारे पार्टी छोड़ते गए तो ज़्यादातर जो तादाद है वो तरीके इस्तेहकाम में ही आई है। लेकिन जो दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और अलार्मिंग थी वो था वोटर चूंकि पीडीएम जमातों के खिलाफ था, तो अब पीडीएम जमातों के साथ इल्हाक करने का मतलब है कि खुद अपने आप को जो है वो मौत के कुएं में जो है वो फेंकना है। तो इस हवाले को जो है वो मद्देनजर रखते हुए तरीके इस्तेहकाम पार्टी ने शुरू दिन से ही ये जो है वो मौक़िफ़ रखा था। खान साहब ये फरमा रहे थे कि लोग इनके खिलाफ हैं, तो आपको लगता है कि लोग अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन के साथ होंगे और उनको वोट करेंगे? ये तो मुझे लगता है कि वो खुशफहमी में रहते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे तो लोगों को उनकी असलियत का भी पता है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि तरीके इस्तेहकाम चूँकि अभी नई जो है वो वजूद में आई है तो वो डैमेज तो होना ही होना है। अब ये इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वोटर्स अगर पीडीएम के खिलाफ हैं तो वोटर्स या अवाम उन लोगों के खिलाफ हैं कि जो मुश्किल वक्त में जिन्होंने तरीके इंसाफ और जो चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ हैं उन्हें छोड़ा, उन्हें धोखा दिया,
तो अवाम भरपूर जो गम गुस्सा है वो भी जो है वो निकालेंगे। लेकिन इन लोगों की जानब से जो इस तरह के बयानात आ रहे हैं। अच्छा तजम्मुल एक और बात, ये क्योंकि कुछ सर्वेज जो हुकूमत के लोगों ने करवाए हैं, जिनको नताइज हमारे साथ शेयर भी करते हैं, वो नताइज बता रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ा तहरीक इंसाफ को इन लोगों के जाने से, क्योंकि ये जो बहुत सारे लोग जो छोड़ के आए हैं, ये इनमें से ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपनी ज़ाती हैसियत में इलेक्शन जीत सकते थे। तो आप लाहौर में है, गली चौराहे बाज़ार रिपोर्टर है, आम आदमी से भी मिलते हैं, सर्वेस भी सामने आ रहे हैं, आपको कुछ नज़र आया कि कोई वोटर की सतह पर कोई बड़ा डेंट डला हो तहरीक इंसाफ को? आप क्या समझते हैं, कोई बहुत बड़ा डेंट पड़ा है या यही कोई 5-7? ना, बिल्कुल भी नहीं। आप जैसे बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा डेंट, तो हमें जब हम अवाम में जाते हैं बातचीत करते हैं तो हमें कुछ छोटा सा डेंट भी पड़ता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि हमें जो चीज नजर आती है वो अवाम में जो गम गुस्सा है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते थे कि पहले हम तहरीक इंसाफ को वोट नहीं कर रहे थे, लेकिन जो सूरत हाल बनी है या जिस तरह की सिचुएशन जो है वो पैदा कर दी गई है, तो उसके बाद अब वो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट देंगे। इसके अलावा भी अगर कहीं अच्छा ठीक है, लेकिन ये जो टीवी पर अब जो इतना कुछ आया है, IMF से एग्रीमेंट की बात हो रही है, और ये हुकूमत अब ये इसको तो इतनी बड़ी अचीवमेंट, 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी शहबाज शरीफ साहब ने इसहाक डार साहब को साथ बिठा के, बल्कि वो आज़म चौधरी साहब ने एक सवाल कर दिया मीडिया की आज़ादी के हवाले से, तो मुझे ये पता चला कि उनकी PTV में जो प्रोग्राम करते थे वो छुट्टी करा दी गई है। वो आज़ादी सहाफ़त का बड़ा तोहफ़ा दिया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। तो ये जो पूरा एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो एक लुढ़ियाँ हैं, उसमें हमने देखा वो वज़ीर पानी में भी डुबकियाँ लगा रहे हैं, नहा रहे हैं, लोगों के साथ बड़ा मिल रहे हैं, तो ये इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है, ये मैं अपने नाज़रीन को ये बताना जो है वो चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने IMF का ये जो मुआहदा हुआ है, ये मुस्लिम लीग नून की जो रही सही साख है ये उसको भी मुतासर करेगा, और ये जो थोड़े बहुत लोग उनको वोट करने वाले थे अब वो भी सोचेंगे कि इन लोगों को जो है वो वोट किस तरह से करेंगे। अवाम इस लिहाज से जो है वो शदीद जो गमो गुस्से का जो है वो इजहार करी है। उसकी एक वाज़ेह मिसाल यही है कि अभी जो हाल में ही इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करनी थी, जो वो रूस का बताया जा रहा था कि वहाँ से सस्ता तेल जो है वो पहुँच चुका है, लेकिन उसके समरात किधर हैं? अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये किससे किस तरह का माहिदा करते हैं। अवाम को सिर्फ इसी चीज से गर्ज है कि वो जो जितनी रिलीफ कहाँ पे है, रिलीफ कहाँ पे? आवाम को तो जी बिल्कुल आवाम को तो रिलीफ चाहिए ना। आवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है कौन किससे जो है वो माहिदा करता है। इसी तरह जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो उसमें आवाम को रिलीफ मिल रहा था पेट्रोलियम मसनूआत की सूरतों में, हेल्थ कार्ड की सूरतों में, और जो दीगर भी जो चीज़ें थी वो कदरे बेहतर थी। लेकिन उसके बाद जो PDM हुकूमत आई और उस पर जो सिचुएशन बनी जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो 2 गुना से भी ज्यादा हो गई, हेल्थ कार्ड को बंद किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे एक वक्फा लेना है तजम्मुल, मुझे है तो क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि रिलीफ तो नहीं मिल रहा लोगों को, और फिर ख़ास तौर पे जो पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड जो है सेहत कार्ड को भी बंद कर दिया है। यानी ये आई थी हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये डॉक्टर साहब और जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के, वो बैठ के ये कह रहे हैं कि ये सेहत कार्ड तो नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। यानी कभी नून लीग ने ये वो नहीं किया इतना बड़ा क्लेम इस तरह ओपनली आके, लेकिन ये निगरान के रूप में जो लोग बैठे हैं जिनका काम इलेक्शन कराना था वो कराया नहीं इन्होंने, और वो बैठकर ये कह रहे हैं कि जनाब ये सेहत कार्ड जो है ये तो नवाज शरीफ ने शुरू किया था। बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग, हमारे साथ ही रहिएगा तजम्मुल आप भी। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम इस वक्त मुख्तलिफ मसाइल लोगों के डिस्कस कर रहे हैं। हुकूमत मीडिया पर आके ख़बरों के ज़रिए ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने वाली हैं, IMF का एग्रीमेंट हो गया और पता नहीं। और दूसरी जानब जब हम IMF की तरफ देखते हैं तो अभी तक उन्होंने अपनी वेबसाइट पर यह लिखा ही नहीं है कि 12 तारीख को जो उनका इजलास है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का,
उसमें पाकिस्तान पर बात होगी। स्टैंड बाई एग्रीमेंट तो हो गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगली कहानी अभी तक क्लियर नहीं हुई। 13 को एक और मुल्क के साथ उनकी मीटिंग है। अभी तक उन्होंने अगर ये फैसला कर भी लिया है पाकिस्तान का, तो बात उन्होंने अभी थोड़ा मुहिम्मे में ही रखी हुई है। अपनी वेबसाइट को उन्होंने अपडेट नहीं किया। उधर कोई ईद उल ज़ुहा की छुट्टियां नहीं थी, IMF पे काम पूरा हो रहा था, लेकिन उन्होंने किसी तरह से भी इसको अपडेट नहीं किया। अब ये एक बड़ी अजीब बात है। अच्छा, फिर मूडीज़ ने ये कहा है कि इस बात का इम्कान कम है कि ये पूरे के पूरे $3 बिलियन मिले। और शहबाज शरीफ साहब के आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, फिर इसहाक डार साहब पता नहीं क्या फतह कर लिया उन्होंने। और ये अगर इतनी अच्छी चीज़ है, IMF 23 प्रोग्राम आ चुके हैं, और हर दफ़ा जब प्रोग्राम आया तो पाकिस्तानियों की इन्होंने हड्डियों से गोश्त भी उतार लिया। ये IMF का प्रोग्राम ना बेरोज़गारी ख़त्म करता है, ना महंगाई ख़त्म करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती ही नहीं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट ऊपर रखने पड़ते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर है तो कहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? कुछ भी नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में अब ये इसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करार दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि शायद वो जो सदर साहब एक तमगा देते हैं अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर, इसहाक डार साहब उसके लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे। फ़ोन कर कर के पिछले 2 दिनों से इसहाक डार साहब ने 2000 पॉइंट, ये मैं अभी चौधरी गुलाम हुसैन कह रहे थे, 2000 पॉइंट उत्ते चली जाएगी, 2000 पॉइंट उत्ते चली जाएगी। स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से मुझे और आपको क्या फ़ायदा है? मुझे बताइए ना, क्या फ़ायदा है गरीब आदमी को? वो चंद सट्टाबाज बैठे हुए शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स बेचते हैं, उनको फ़ायदा है ना। इससे इकोनॉमी का क्या फ़ायदा है? और अगर जो कर्ज़ा आता है तो वो पीछा जो कर्ज़ा आया कहाँ गया? वो कोई हिसाब देने के लिए तैयार है? अमेरिका से पूछो तो वो कहते हैं जी हमने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर दिए हैं आपको, और दुनिया सारी कहती है कितने बिलियन डॉलर दिए हैं आपको। इधर पाकिस्तान के गरीब लोगों के पास तो कुछ नहीं आया। जिन लोगों की जायदादें बढ़ी हैं, बाहर बढ़ी हैं, अंदर बढ़ी हैं, अब मैं नाम लोगों तो कहेंगे इसकी ज़बान काट दो। जैसे आज़म चौधरी को चुप करा दिया बेचारे को, वो शो करता था प्रेस क्लब का, यानी वो सदर है, और हम समझते हैं कि सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनको ही फारिग कर दिया यार। ये देखें, ये सूरत हाल है। तो फ़खर रहमान ने भी मुझे ज्वाइन किया है। फ़खर रहमान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप देखें, ये वफाकी वज़ीर हमारे जो है ना, हमारे दिफा हैं वफाकी वज़ीर, लेकिन बड़े माशाल्लाह रंगबाजी में, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि फ़िक्रेबाजी में, रंगबाजी रॉन्ग वर्ड है, फ़िक्रेबाजी में ये ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो नाम है ना, जो मैं नहीं अभी लूँगा, इसलिए कि मैं लूँगा तो फिर पता नहीं मेरे साथ भी कुछ हो सकता हो, वो ये जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने ही ये उन्हें ये नाम दिया था, और फिर जिस पर वो बड़े खफा होते हैं। अब इनकी आपको मैं यानी आप देखें, ज़रा चलाइए जी वीडियो इनकी, ज़रा मार्का देखें क्या मार रहे हैं जनाब। ये देखें जनाब, ये मारी है छलांग इन्होंने, और बड़े खुशी से ये को कह रहे ईद मना रहे हैं। अब अगर तो ये IMF की एग्रीमेंट, ज़ाहिर है इतला तो आ गई थी, उसके बाद है तो ये खुशी में जा रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया आपको पता है इनको पसंद नहीं है, हमारे हुक्मरानों को बहुत उसको नापसंद करते हैं। उसमें बड़े अजीब व गरीब किस्म के कमेंट थे, जिसमें एक जो था मैं वो ज़रूर मैं आपको बोल देता हूँ। उन्होंने कहा कि देखो जी ऐसे चो भी निकल आए ने, पानी ने भी इन्होंने कबूल नहीं किया। बहरहाल, तो ये मुझे बताइए कि ये IMF की डील जो है, ये पाकिस्तान के मसाइल का हल यही थी, बस यही था। $3 बिलियन जो आना था, जो शहबाज शरीफ साहब जिसे उल्टे सीधे होकर नाच रहे थे जनाब, है लुडियाँ पा रहे थे, टुबकियाँ मार रहे थे। फ़खर जी समीर इब्राहिम, मुझे तो जो है ना इसकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आप मुल्क की आबादी को, मुल्क की आवाम को मखलूस करके कौन से कामयाबी के तमगे जो हैं वो और हुस्न कारकर्दगी के तमगे देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो ये भी कह रहे थे कि मैंने IMF की MD को कहा कि देखिए हमने तो अपनी सियासी साख जो है वो दाव पे लगा दी है। वो तो बेचारी इस बात को समझ ही नहीं सकी होगी कि ये पता नहीं कौन सी सियासी साख की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो IMF से जो मामलात हैं, अभी देखें 12 जुलाई को मीटिंग होनी है,
और तो भाई मीटिंग आपको किसने, यार एक सेकंड रुक जाए ना, 12 जुलाई को कैसे मीटिंग होनी है? जो उनकी वेबसाइट है उस पर तो लिखा हुआ है जर्मनी का मामला होना है, पाकिस्तान का तो मामला ही नहीं है, तो कैसे होनी है 12 तारीख को मीटिंग? समी साहब, मैं जो चीज़ें हुकूमत की तरफ से आ रही हैं, जो चीज़ें ये बता रहे हैं, और एक गुमराहकुन जो अवाम को पता ही नहीं है कि अवाम के नाम पर जो है ना वो कौन सा कर्जा ले लिया गया है, और हमेशा अवाम को ही कहा जाता है कि इतने मकरूज हो गए। ये कह रहे थे कि अशरफिया जो है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये सबसे बड़े अशरफिया हैं, ये अपने दुबई और उधर से सारे बैंक अकाउंट वाइंड अप करके सारा कुछ इधर ले आए ताकि पता चल जाए कौन को इन्होंने कोई कुर्बानी दी है। बात यह है सिंपल सी कि ये इस सारे मामले से महंगाई का जो तूफान खड़ा होना है, जो इन्होंने शराइत मानी है, वो जब बराह रास्त अवाम उसकी जद में आएगी तो एक बहुत बड़ी सूरत हाल जो थी वो माशी तौर पर महंगाई की शक्ल में सामने आएगी। और फिर आप देखेंगे कि ये जैसे कि वज़ीर आज़म कह रहे थे कि अगर हम खुदा ना खास्ता दिवालिया हो जाते तो फिर हम इलेक्शन में जाते तो अपोजिशन हमारे मुखालिफिन ये कहते कि देखें जी मुल्क को दिवालिया कर दिया। नहीं, दिवालिया और क्या होता है यार? एक सेकंड मुझे यहाँ पर मुझे फ़ख्र आपसे ज़रा मुझे मतलब, और दिवालिया क्या होता है? यहाँ पे लोगों के घरों में पीने के लिए पानी नहीं है, बच्चों के पास खाना नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग 17-17, 18-18 घंटे हो रही है, पेट्रोल की आप कीमतें देखें, कोई चीज़ किसी के बस में नहीं है, कुर्बानी जो है वो 30% कम हुई है। दिवालिया और क्या होता है यार, मुझे बताएं ना। अभी ये दावा करते हैं कि हम दिवालिया नहीं है, तो कहाँ ले गए मुल्क को? सत्यानाश कर दिया इन्होंने इकोनॉमी का, कहाँ ले गए मुल्क को? ये वो मेरा ख्याल में वज़ीर दिफा ख्वाजा आज़िज़ साहब ने कोई शर्त लगाई थी और वो शायद हार गए, तो उन्होंने ये तय किया था कि फिर मैं छलांग लगा दूंगा, तो उन्होंने छलांग तो लगा दी। तो इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, खुदा न खास्ता हम कोई इस तरह का वो नहीं है, वो मतलब ठीक है, अच्छे तैराक हैं, और भी पता नहीं क्या क्या छुपी हुई सलाहियतें हैं जो कौम को अभी तक नहीं पता। वो ज़ाहिर है वही जानती है। अच्छा, एक और सवाल, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। यानी निगरान हुकूमत पंजाब की आई इलेक्शन कराने के लिए, और वो उधर ऐसे बैठे हैं जैसे कोई इलेक्टेड लोग हैं। सेहत कार्ड जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का मंसूबा, उसमें अरबों रुपए, उसको बंद कर दिया, गरीब पे बंद कर दिया, सिर्फ सरकारी अस्पतालों में होगा, और वो पैसे उससे निकाल के हाउसिंग कॉलोनीज बना रहे हैं मुलाजमीन के लिए। यार ये क्या जुल्म है लोगों के साथ भाई फ़खर रहमान? बिल्कुल, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि ये जो निगरान हुकूमत, पूरी दुनिया को पता है कि इन्होंने इलेक्शंस करवाने थे, और अब भी पूरी दुनिया ये तवक्को कर रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने हैं। ये जो IMF से आपको 3 अरब रुपए के बारे में बातचीत हो रही है, ये भी इलेक्शन से रिलेटेड है, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम से रिलेटेड है। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि ये जो सेल कार्ड था या दीगर जहाँ से ये पैसे लेकर दूसरे मनसूबे के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से सारा कुछ हो रहा है। और ये निगरान सेटअप का जो तर्ज अमल है, ये तो एक दुनिया में एक ऐसी मिसाइल कायम की जा रही है कि इसके बाद ये कहेंगे कि जी हमें तमगा उसने कारकर्दगी भी दिया जाए कि देखें हमने क्या कुछ किया। इनके पास मैंडेट ही नहीं है सभी साहब। जब तक आप इलेक्शंस नहीं कराएंगे, आलमी मालियाती इदारे तस्लीम ही नहीं करेंगे, और वो कहते हैं कि इसकी ओनरशिप। मुझे रोकना है, आपको एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज़म चौधरी साहब हमें मिल जाएँ, ज़रा उनसे भी हम सुन लें कि वहाँ पर उनके साथ ये जो हुकूमत दावे कर रही है। और वो मैं इसहाक डार साहब कह रहे थे कि देखें जी अक्रॉस द बोर्ड हमने बुलाया सहाफ़ियों को, हमारे मुखालिफिन भी बड़े बड़े सवाल कर रहे थे, तो ज़रा बताऊँ आज़म चौधरी साहब से पूछूँ कि वो एक सवाल उन्होंने आज़ादी सहाफ़त का किया तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज़म चौधरी साहब प्रेसिडेंट प्रेस क्लब लाहौर भी हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर, और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने आज़ादी सहाफ़त के हवाले से एक सवाल किया था जो इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ हो रहा है ना, उस पर उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन उसका जवाब जो उन्हें मिला वो हम पूछ रहे थे चौधरी साहब से। चौधरी साहब अस्सलाम अलैकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप तो हमारे कायद हैं और हम तो ये सोचते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो आप हमारी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ये लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ये जो कुछ हुआ और जो आपने सवाल किया, ज़रा हमें कुछ बताइएगा, क्या ये मामला है क्या? सभी साहब, आप तो खैर खुद भुगत रहे हैं। आपने जेल भी गए, आपने मुकदमे भी आप पे बेतहाशा हुए, उसके बाद फिर आप पे एक बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। आपकी तरह हमारे बहुत सारे ऐसे साथी जो जिनमें देखे साबर शाकर मुल्क से बाहर बैठे हैं, मोहित पीरजादा मुल्क से बाहर बैठे हैं, अरशद शरीफ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको शहीद कर दिया गया। इमरान रियाज जब से उनको गायब किया गया आज तक उनका कोई सुनगुन नहीं है, कहाँ पे हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। उसके बाद जब 9 मई का ये वाकया होता है, उस 9 मई के वाकये में लाहौर के तकरीबन 250 के करीब जर्नलिस्ट वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद थे। उन तमाम लोगों के जो मोबाइल नंबर थे वो जियो फेंसिंग में वहाँ पे कैच किए गए। उसके बाद उन जर्नलिस्टों के ऊपर पुलिस ने उनके घरों में जाना शुरू कर दिया, मार धाड़ शुरू कर दी। हमारे एक जर्नलिस्ट के दांत तोड़े गए, इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई। बहरहाल ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म के साथ इस वक्त सलूक किया जा रहा है, इसके साथ साथ जो मीडिया के ऊपर पाबंदियां हैं कि आप किसी का नाम नहीं ले सकते, आप कोई बात अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अगर आप बात करेंगे आपको ऑफ एयर कर दिया जाएगा, अगर कोई बात नापसंद होगी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने पूरे पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है मैंने उनकी बात की थी और मैंने क्वेश्चन में भी यही कहा था कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं पूरे पाकिस्तान के सहाफियों का जो इशू है वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि हमें कब बोलने की और कब लिखने की आजादी मिलेगी और कैसे मिलेगी। अच्छा, ये मेरा सवाल था जिसको शायद वहां पे बड़ा नापसंद किया गया, क्योंकि मुझे उसी वक्त वहां पे वो फील हो गई थी चीजें कि उस सवाल को पसंद नहीं किया गया। अच्छा, बहरहाल ये हमारा एक जायज मुतालबा है, जेन्युइन मसला है जो पूरी पाकिस्तान की जर्नलिस्ट अच्छा इसमें हाँ बिल्कुल एक, लेकिन आजम साहब एक मेरा सवाल है कि ज़ाहिर है आप प्रेस क्लब के सदर हैं और भी बहुत सारी सहाफ़ती तंजीमें हैं यहाँ पर, अगर कोई ऐसा अगर सिलसिला बन जाए कि आप हुकूमत के साथ नेगोशिएट करें, उनको मुज़ाकरात की टेबल पे ले आएँ और ये जो सारे मामलात हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सहाफ़त और हुकूमत के बीच अगर इस तरह बिल्कुल एक हेड ऑन हो जाएगा तो उससे तो कोई फ़ायदा किसी को नहीं होगा। अगर कुछ उसमें रेड लाइंस खींच ली जाएं और कुछ चीज़ों को तय कर लिया जाए तो क्या वो मुनासिब और बेहतर रास्ता नहीं होगा? सबसे बेहतर रास्ता यही है और उस दिन सवाल ये करने की असल वजह भी यही थी। मैं यही ख्वाहिश रखता हूँ कि हम गवर्नमेंट के साथ बैठें, गवर्नमेंट को अपने मसाइल से आगाह करें। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर के इल्म में नहीं आती, उनसे नीचे होती है, लेकिन मैं यही चाहता था कि हमारे मसाइल खुल के उनके साथ डिस्कस हो। अच्छा एक और सवाल, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक और सवाल। पंजाब के वज़ीर आला जो हैं इस वक्त वो एक चैनल के मालिक भी हैं, ख़ुद भी उन्होंने सहाफ़त की है, फिर पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर वो एक सहाफ़ी भी हैं, तो उन लोगों से अगर आपने बात की हो तो वो तो सहाफ़ियों के मसाइल को बहुत बेहतर समझते हैं, वो भी कुछ मदद नहीं हो पा रही, कुछ मामला कहीं रुका हुआ है? नहीं समी साहब, वो मेरे साथ पूरा तावन करते हैं, पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ उन्होंने तावन किया। जब ये 9 मई के वाक़े के बाद लाहौर के जर्नलिस्ट कम्युनिटी को मसाइल पेश आए तो उसमें वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात उन दोनों ने बड़ा मस्बत किरदार अदा किया था और उसी वजह से सहाफ़ियों के ऊपर जो एक दबाव था वो ख़त्म हुआ। वो समझते हैं चीज़ों को, वो पूरा साथ देते हैं। इसी वजह से आप देखें कि लाहौर के अंदर जर्नलिस्ट कम्युनिटी को वो मसाइल अब कम नजर आ रहे हैं जो इस्लामाबाद में या बाकी शहरों में हम देख रहे हैं। तो आप दोबारा उनसे बात करें इस हवाले से, क्योंकि वो तो एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं दोनों। आपकी बात बिल्कुल बड़ी जायज बात है, मैं जरूर उनसे बात करूंगा, क्योंकि ईद के छुट्टियों की वजह से मेरा राब्ता नहीं हो पाया, लेकिन मैं उनसे जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ब्रिज का रोल प्ले करें, उसमें फेडरल गवर्नमेंट को लूप में लें और जो मसाइल है, जायज मसाइल है हमारे, उनको हल किया जाए। क्योंकि जर्नलिस्ट अगर वो उसको पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, ना वो लिख पाएगा ना वो बोल पाएगा। दूसरी बात यह है कि हम अगर इस किस्म का जो इस वक्त हमारा मीडिया के ऊपर जो हम चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, दुनिया को ये दिखाएंगे
तो कहाँ पे ये एक तासर पैदा होगा कि हम आजाद मीडिया है। बिल्कुल ठीक है। इसमें चौधरी साहब, मैं मुझे नजर आ रहा है कि हम आजाद नहीं हैं। आपका बहुत शुक्रिया। वक्त है, फिर किसी नशिस्त में तफसील से आपसे बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि हुकूमत और जो सहाफ़ी हैं उनके बीच में कुछ मामलात इस तरह से तय हों कि चीज़ें भी सही तरीके से रिपोर्ट हों, और ज़ाहिर है कोई ऐसा बयानिया जो झूठ पर मबनी हो वो भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन ताकत जो है वो मसाइल का हल नहीं है। और फिर ख़ास तौर पर अगर हुक्मरान जो तबका है उसमें अगर जो प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अमली सहाफ़त की, अगर वो मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में भी अगर इस तरह से हो तो ये नहायत ही एक, मैं समझता हूँ, मुल्क की बदकिस्मती है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी तजिया में। अल्लाह निगहबान। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।